आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे वॉशिंगटन स्टेट को दहशत में डाल दिया। अमेरिकन डेडलिएस्ट सीरियल किलर, जो ज्ञात हत्याओं के आधार पर अमेरिकन इतिहास का दूसरा सबसे बदनाम हत्यारा माना जाता है, जो अपने शिकार को मौत के घाट उतारने के बाद फिर उनके साथ सेक्स करने लौट आता था। उसका जन्म फरवरी 18, 1949 को सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में हुआ था। वो मैरी और थॉमस रिजवे की 3 संतानों में से दूसरा था। उसका गृहस्थ जीवन अशांत था। उसकी माँ काफी आक्रामक थी। बचपन में कई बार उसने अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा। उसके पिता एक बस ड्राइवर थे जो अक्सर सेक्स वर्कर्स की मौजूदगी की शिकायत करते, और उनकी माँ जेसी पेनी में एक सेल्स क्लर्क थी। उसके अनुसार उसकी माँ का बर्ताव उसके साथ थोड़ा अजीब था। 13 साल की उम्र तक गैरी को बिस्तर गीला करने की समस्या थी, और हमेशा उसकी माँ इसके बाद उसके लिंग को धोती थी। ऐसे ही एक बार जब वो उसे धो रही थी, तब उसकी माँ के कपड़े खुल गए और उसकी माँ ने अंदर कुछ नहीं पहना था। इसके बाद से उसे अपनी माँ के साथ सेक्स के ख्याल आने लगे। गैरी डिस्लेक्सिक था और उसने हाई स्कूल में 1 साल दोहराया था। जब वो 16 साल का था, उसने 6 साल के एक लड़के को जंगल ले जाकर चाकू मारा था। चाकू उसके रिब से होकर लिवर तक लगा। हमले में वो लड़का बाल बाल बच गया। उसके दोस्तों और परिवार ने उसके स्वभाव को अच्छा लेकिन थोड़ा सा अजीब बताया। गैरी 1959 में टाई हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ और अपने 19 साल की हाई स्कूल गर्लफ्रेंड क्लॉडिया क्रेग से शादी की। उसने यूएस नेवी ज्वाइन की और उसे वियतनाम भेजा गया, जहां उसने एक सप्लाई शिप में काम किया। सेना में अपने समय के दौरान उसने सेक्स वर्कर्स के साथ कई बार सेक्स किया और इसके कारण उसे गोनोरिया हो गया। इससे नाराज होकर उसने इसके बाद भी बिना प्रोटेक्शन सेक्स करना जारी रखा। उसकी पहली बीवी ने उसे धोखा दिया, और जब वो नेवी में था तब उसके पीठ पीछे दूसरे मर्दों से संबंध बनाए और 1971 में उसके वापसी पर तलाक की मांग की। उसकी दूसरी बीवी मार्शिया विंस्लो ने दावा किया कि उनकी शादी टूटने का कारण कुछ हद तक उसका अजीब बर्ताव था। गैरी को जंगल में पीछे से छिपकर किसी को डराना था। तलाक से पहले उसने कम से कम एक बार उसका गला घुटा था। उसकी तीसरी बीवी जूडिथ मॉसन, जिसने अपने पति के कबूलनामे के बाद तलाक की कार्रवाई शुरू की, उसने कई बार अपनी माँ, अपनी दूसरी और तीसरी पत्नी को मारने के बारे में सोचा। गैरी को अपने बेटे मैथ्यू तक को मारने का ख्याल आता था। आखिर उसे अपने परिवार वालों को मारने का ख्याल छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर उसका कोई भी करीबी मारा गया तो वो पकड़ा जा सकता है। वो अपनी दूसरी शादी के दौरान काफी धार्मिक हो गया था। वो घर घर जाकर जोर से बाइबल पढ़ता और उसकी पत्नी को पास्टर की शिक्षाओं का सख्त पालन करने को कहता। वो अक्सर सरमन्स और बाइबल पढ़ने के बाद रोता था। अपने इस बर्ताव के बावजूद उसने सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाए रखे। उसके जीवन में आई कई औरतों ने बताया कि गैरी की सेक्स की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। उसकी पहले की 3 बीवियां और एक्स गर्लफ्रेंड्स ने बताया कि वो दिन में कई बार उनसे सेक्स की मांग करता था। अक्सर वो किसी पब्लिक एरिया या जंगल में सेक्स करने को कहता था। गैरी ने खुद माना कि उसका सेक्स वर्कर्स के साथ अजीब लगाव था, जिसके साथ उसका लव हेट का रिलेशन था। वो अक्सर अपने पड़ोस में उनके होने के बारे में शिकायत करता था, लेकिन वो खुद उनको बार बार बुलाता था। माना जाता है कि 1980 और 1990 के दशक के दौरान गैरी ने कम से कम 71 नाबालिग लड़कियों की हत्या की। उसने बताया कि उसने इतने लोगों को मार डाला था कि वो गिनती भूल गया है। वियतनाम से लौटने पर उसने सिएटल में कैनवर्स ट्रक को में एक ट्रक पेंटर बनकर 30 साल काम किया। उसे सेक्स वर्कर्स और घर से भागी नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ज्यादातर हत्याएं सिएटल और टकोमा वॉशिंगटन के पास हुई। वो उन्हें छोटी छोटी बातों में उलझाने के बाद अपनी कार में लिफ्ट देता और अक्सर अपने बेटे की तस्वीरें दिखाकर उनका विश्वास जीत लेता। लड़कियों को साउथ किंग काउंटी के स्टेट रूट 99 से उठाता, जहां उनके गायब होने की सूचना मिली थी, और अक्सर उन्हें वो घर ले आता और वो सेक्स करते।
सेक्स के दौरान वो अपने हाथों से या रस्सी का इस्तेमाल कर पीछे से उनका गला घोट देता था और उनके शरीर को कहीं दूर फेंका था। उसने सिएटल के साउथ में बहती ग्रीन रिवर के किनारे कई शव फेंके। उसके ज्यादातर शिकार हुई लड़कियों को उसने अपने घर, ट्रक या किसी सुनसान इलाके में मारा था। अक्सर वो एक साथ कई शवों को बिना कपड़ों के अलग अलग पोज में छोड़ देता और कभी कभी वापस लौट आता और उनके शरीर के साथ फिर से सेक्स करता। गैरी ने बाद में बताया कि उसकी शवों के साथ सेक्स में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मरे हुए के साथ सेक्स करने से उसे एक नए जिंदा शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती और उसके पकड़े जाने का डर भी नहीं रहता। पुलिस की नजरों से बचकर हत्याओं को अंजाम देने से लेकर लाशों को ठिकाने लगाने तक की उसने पुख्ता योजना बनाई थी। वह हमेशा डेट्स में जाते वक्त ग्लव्स पहनता था। वह प्रोस्टिट्यूट से तब तक बात नहीं करता था जब तक वे अकेली ना हो। वो लंबे रस्सी का इस्तेमाल करता था ताकि विक्टिम के साथ संघर्ष के दौरान उसके शरीर पर कोई निशान ना रहे। वो कई बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बड़ी चालाकी से अलग अलग जगहों पर लाशें फेंक देता था। एक बार वो अपने बेटे के साथ कैंपिंग ट्रिप के लिए जाते समय 2 शवों को पोर्टलैंड ओरेगन के पास छोड़ आया। अगर कोई औरत जबरदस्ती के दौरान उसे नाखूनों से नोच देती या उसके कपड़े फट जाते हैं तो वह शरीर को ठिकाने लगाने से पहले उनके नाखूनों को काट देता था। वह अक्सर ट्रक के टायर बदल देता था जब उसे लगता था कि वह शरीर के डंप किए गए साइट के बहुत करीब चला गया है। वह कभी स्मोकिंग या गम नहीं चबाता था। उसने लाशों के पास नकली सबूत भी छोड़े, जैसे दूसरे के इस्तेमाल की गई गम और सिगरेट्स फेंक कर। अपने पड़ोस में एक धार्मिक आदमी की इमेज बनाए रखने के लिए उसने लोगों के घर जाकर जोर से बाइबल पढ़ना और धर्म परिवर्तन के बारे में बात जारी रखा। नकली सबूतों से गुमराह अधिकारियों को गैरी रिजवे को गिरफ्तार करने में लगभग 20 साल लग गए। पुलिस ने ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाकर हत्यारे की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेड बंडी, एक कुख्यात सीरियल किलर, ने रॉबर्ट कैपल और किंग काउंटी शेरिफ डेव रिचर्ड को केस सुलझाने में मदद की। उसने हत्यारे के बर्ताव के बारे में विस्तार से बताया। उसने एक जरूरी बात बताई कि हत्यारा शवों के साथ सेक्स करने के लिए डंपिंग साइट पर जरूर वापस आएगा। उसका सुझाव था कि पुलिस पाए गए नए शवों को लावारिस छोड़ दे और हत्यारे के साइट पर लौटने का इंतजार करे। FBI के स्पेशल एजेंट जॉन ई डगलस ने भी जांच में योगदान दिया। उसने संदिग्ध की एक प्रोफाइल बनाई। गैरी रिजवे को 1982 में प्रोस्टिट्यूशन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 1983 में हत्याओं के मुख्य संदिग्ध के शक में उसका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया गया, लेकिन टेस्ट पास होते ही उसको रिहा कर दिया गया। 7 अप्रैल 1987 को पुलिस ने गैरी के बाल और लार के सैंपल लिए। मामले में असली सफलता तब मिली जब नई विकसित DNA टेस्टिंग तकनीक की मदद से सबूत इकट्ठे किए गए। टेड बंडी की कही बात सही निकली और पुलिस मिले सबूतों के आधार पर अरेस्ट वारंट जारी कर पाई। गैरी का DNA चारों विक्टिम के अवशेषों से मैच कर गया और इससे उसकी हत्याओं की होड़ खत्म हुई। दिसंबर 2001 में उसे 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जब विक्टिम के शरीर पर स्प्रे पेंट के निशान मिले तब 3 और हत्याओं का आरोप उस पर लगा। इस पेंट का इस्तेमाल ट्रकों को पेंट करने के लिए किया जाता था। अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने 49 हत्याओं का दोष कबूला और जांचकर्ताओं के साथ सौदा कर कुछ लापता शवों का पता लगाने में मदद की। उसने और कई हत्याओं का दावा किया जिसके सबूत मिले हैं। दिसंबर 2003 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब 2011 में एक और शव मिला तो गैरी को एक और उम्र कैद की सजा मिली। 2013 में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उसने 71 औरतों की हत्याओं की बात कबूल की। ऑथर पेनी मोरहेड ने जेल में गैरी का इंटरव्यू लिया था और उसने कहा कि जब वो मौसन के साथ रिश्ते में था तब उसने कम हत्याएं की थी और वो वास्तव में उससे प्यार करता था। उसके 49 ज्ञात विक्टिम्स में से केवल 3 मौसन से शादी के दौरान मारे गए थे। मौसन ने एक लोकल टेलीविजन रिपोर्टर से कहा, मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ उसकी पत्नी बनकर और उसे खुश रखकर कई लोगों की जान बचाई। 1987 में एकत्र किए गए नमूनों को DNA प्रोफाइलिंग के लिए दिया गया जिससे उसकी गिरफ्तारी के लिए सबूत मिले। 30 नवंबर 2001 को पुलिस ने गैरी को कैनवर्थ ट्रक फैक्ट्री से गिरफ्तार किया था।
जब पुलिस ने डीएनए सबूत के द्वारा विक्टिम में पाए गए स्पर्म को सलीवा स्वैब के साथ मैच किया तो उसे 20 साल पुराने 4 हत्याओं का दोषी पाया। उन विक्टिम के नाम थे मार्सिया चैपमैन, ओपल मिल्स, सिंथिया हाइंड्स और कैरल एन क्रिस्टेंसन। वेंडी कोफील्ड, डेब्रा बॉनर और डेब्रा एस्टिस, 3 और विक्टिम के नाम इस केस से जुड़े जब एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने स्प्रे पेंट स्पीयर्स को एक खास किस्म के ब्रांड के साथ जोड़ा जो कैनवर्थ फैक्ट्री में उस समय के दौरान इस्तेमाल की गई थी। गैरी के शिकार किसी खास जाति या वर्ग के नहीं थे, बल्कि वो सभी 14 से 26 साल की उम्र की औरतें थीं जो किसी वजह से सेक्स वर्कर बनी या घर से भागी थी। 18 दिसंबर 2003 को गैरी को सजा सुनाए जाने के समय तक कम से कम 48 अवशेषों की खोज की गई थी, जिनमें से कुछ ऐसे विक्टिम भी शामिल थे जिन्हें शुरुआत में ग्रीन रिवर किलर से नहीं जोड़ा गया था। गैरी को इन 48 विक्टिम में से हर एक के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सजा से बचने के लिए उसने एक समझौता किया जिससे वो भविष्य में सभी मामलों के लिए दोषी माना जाएगा, जहां उसके इस कबूलनामे की पुष्टि विश्वसनीय सबूतों से की जा सकती है। लेकिन इसका अंत बाकी सीरियल किलर जैसा नहीं हुआ। गैरी रिजवे अभी भी जिंदा है। वो आज 73 साल का है और वॉशिंगटन के वाला वाला में वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंटियरी में अपनी सजा काट रहा है। गैरी रिजवे की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीते। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।